Assalamu alaikum, this is me Gauhar Tajak and you are watching my channel Excel Maza. Welcome back to my channel Excel Maza. हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो टुडे वी आर क्रिएटिंग वन मोर फील्ड इन द डेटाबेस। यहाँ पे हम एक और फील्ड क्रिएट करने जा रहे हैं और ये है हमारी एज की फील्ड। ठीक है, इसको हम सेम इट इज़ फॉर्मेट करते हैं। यहाँ से कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल Alt ES और T करेंगे और यहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है वो कॉपी हो गया। अब हम ये एज जो है इसको भी हम निकालेंगे एक फंक्शन के ज़रिए, एक फार्मूला के ज़रिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप डेटाबेस को, एक्सेल को एज अ डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो आप कभी भी आप उससे बहुत अच्छी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है ऑलरेडी। अब हम एज को एक फंक्शन के ज़रिए निकालेंगे। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है तो ये बहुत आसान है। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो एक तो इसमें गलती के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्यूरेसी 100% होती है अगर आपका फंक्शन आपने सही लगाया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे फंक्शन लगेगा डेटेड इफ़ का, डेटेड डिफ है असल में ये। तो अगर हम डेट लगाएंगे तो डेट डिफ, ओके, डेट डिफ DIF। अब इसके बाद हम पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं। तो पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद हमारे पास ये वाली फील्ड है जहाँ से हमने एज को कैलकुलेट करना है। I6 इज़ द रेफरेंस और इसके बाद कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद हम यहाँ पे आज की डेट का फंक्शन लगाएंगे और वो है टुडे। और पैरेंथेसिस ब्लैंक को हम ओपन और क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे Y। कामा के बाद हम Y लगाएंगे और पैरेंथेसिस को बंद करके हम इंटर को प्रेस कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे 40 इज़ द एज, 40 एज यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी कंप्लीट एज निकालें मंथ के साथ। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसी फंक्शन को। तो हम यहाँ पे एक कंकैटिनेट करेंगे इसी को दोबारा, डेटेड इफ़ को, डेट डिफ को, और फिर दोबारा जो है हम अगेन वहाँ पे जाएंगे। हमारे पास I6 है, ये वाला जो हमारे पास सेल रेफरेंस है, और उसके बाद हम कामा देंगे। कामा के बाद हम फिर टुडे का फंक्शन अप्लाई करेंगे, वही ब्लैंक पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज के साथ। यहाँ पे अब हम कामा के बाद Y और M देंगे। ठीक है, उसमें डबल कोट्स के अंदर Y और M लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ईयर्स निकाल चुके हैं। मंथ को निकालने के लिए हमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पैरेंथेसिस को बंद करेंगे और बाहर आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ पे 404 आ गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि इसमें मंथ कितने हैं और इसमें ईयर्स कितने हैं। तो इसको करने के लिए हम एक और काम करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे Y लिखा हुआ है इसके बाद जो एंड का साइन है इससे हम डबल कोट्स को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर्स, और डबल कोट्स के अंदर ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर मंथ्स, MONTH मंथ। ओके, और इसको हम बंद कर देंगे। ओके, जब हमने इसको यहाँ पे किया तो अब लाजमी बात है यहाँ पे भी हमें कंकैटिनेट का साइन चाहिए और वो है एंड का साइन, और इसी तरह यहाँ पे भी हम यही कंकैटिनेट करेंगे और इसको हम इंटर को प्रेस कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे इसकी एज आ गई 40 ईयर्स और 4 मंथ्स। अब आप अगर ये चाहते हैं कि इन 40 ईयर्स और 4 मंथ्स के दरमियान में थोड़ा सा फासला होना चाहिए, जिस तरह 40 और ईयर्स के दरमियान फासला होना चाहिए, तो ये जो फंक्शन है आपने क्या करना है, ईयर्स के बाद कंकैटिनेट लगा हुआ है, एंड का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आपने डबल कोट्स को इंटर करना है ब्लैंक में और फिर कंकैटिनेट का साइन लगाना है। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और इसमें थोड़ा सा फासला देंगे। फासला देने के बाद यहाँ पे फिर कंकैटिनेट का साइन लगाएंगे एंड का और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, 40 ईयर्स और 4 मंथ्स जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो तमाम जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं उनकी हमारे पास यहाँ पे एज आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देंगे, साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो आपको ये जो फील्ड है, जो कॉलम है, इसको आप इतना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, Alt HBA के साथ हम इसको बॉर्डर दे देंगे। इसको भी बॉर्डर देना चाहते हैं, Alt HBT को प्रेस करेंगे, ये बॉर्डर हो गए। ठीक है,
अब हमने एक काम जो है वो फंक्शन के ज़रिए कर लिया, फार्मूला के ज़रिए कर लिया। अब नेक्स्ट हम एक और इसमें एक फ़ील्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं और वो फील्ड है इनकी सैलरीज़ की, और उसमें भी हम यहाँ पे सैलरीज़ लिखेंगे SALARIES, और ये भी हम इसी फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पे Alt ES और T को प्रेस किया और आपके सामने यहाँ पे सैलरीज़ आ चुका। अच्छा जी, अब हम इन सैलरीज़ को भी हम एक फ़ंक्शन के ज़रिए करेंगे और फंक्शन हमारे पास बनता है इफ़ का। सैलरीज़ फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि मैनेजर की सैलरी इतनी हो, असिस्टेंट की सैलरी इतनी हो, HR असिस्टेंट की इतनी हो, तो उसके लिए हमें इफ़ को नेस्टेड करना पड़ेगा। इफ़ और उसके बाद हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इक्वल टू मैनेजर है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे MANAGER, स्पेलिंग आप वही लिखेंगे जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे मैनेजर अगर है तो इसकी तनख्वाह जो है वो हमारे पास 50,000 होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 50,000 लगा दिया। लेकिन अगर ये असिस्टेंट मैनेजर है तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ को दोबारा लेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसको बताएंगे कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू असिस्ट मैनेजर, तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास उसकी सैलरी है 45,000। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिग्नेशन हैं, हमारे पास टोटल 5 डिजिग्नेशन हैं। ठीक है, 4 के लिए तो हम फंक्शन लगा देंगे और जो 5वां होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं लॉजिकल टेस्ट की, ये है ट्रू की सूरत में। जब ये सारी ट्रू होंगी तो फिर इस तरह के आगे जो हमने उसको वैल्यूज़ लिखी हुई ये आएंगी। लेकिन अगर ट्रू ना हो तो फिर क्या हो, उसके लिए फिर हम आखिर में एक वैल्यू लगा देंगे। अच्छा, अब हम फिर नेस्टेड इफ़ को लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर अगेन यही वाला सेल रेफरेंस। अगर इसमें लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अब हो गया जनाब HR असिस्टेंट। ठीक है, HR असिस्टेंट होगा तो फिर इसकी जो सैलरी है उसको हम करना चाहते हैं 25,000। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर इफ़ को लगाएंगे और इफ़ को फिर उसी पे हमारा जो रेफरेंस है इसी पे जाएंगे और इसको हम इक्वल करेंगे फॉर एग्जांपल FO के। अगर फाइनेंस ऑफिसर है तो फिर इसकी सैलरी भी 25,000 है। कितनी है, 25,000 हो गए। कामा लगाने के बाद अब हमारे पास एक ऐसा डिजिग्नेशन है जो रह गया है। अब अगर ये सारी वैल्यूज़ जो है ये ट्रू की है तो उसके बाद अब अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, लास्ट जो हमारे पास एक सेलमैन का रह गया है उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, सेलमैन को हम 20,000 देना चाहते हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे 20,000। ओके, और इसको हम जो है वो पैरेंथेसिस जितनी दफ़ा बंद हुई है उतनी, जितनी दफ़ा ओपन हुई है उतनी दफ़ा हम उसको क्लोज़ करके हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पे 50,000 हो गया क्योंकि इस सेल के अंदर, इस E के अंदर, E6 के अंदर यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो तमाम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सब की सैलरी जो है उनके आगे यहाँ पे मेंशन कर देगा। असिस्टेंट मैनेजर को उसने 45 कर दिया है, HR को 25 कर दिया है और सेलमैन को 20 कर दिया है। अब आपके पास ये एक डायनामिकली एक आपके पास डेटाबेस जो है ये क्रिएट हो चुका है और ऑटोमेटेड है। अब आपने सिर्फ इसमें करना क्या है कि इसको नीचे तक आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको भी आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे जब हमने इसको ड्रैग किया है तो उसने क्या कहा कि 121 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अभी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई एंट्री नहीं है। इसको भी आप इफ़ के ज़रिए इसका मसला हल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और 20 यहाँ पे इसलिए आया कि जो हमारे पास लास्ट लॉजिकल टेस्ट था वो हमने कहा था कि 20,000 हो जाए, तो इसलिए आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी नया एम्प्लॉय यहाँ पे भर्ती करते हैं उसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम उसका डेटाबेस एंटर करने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ये वाला जो है इसको नीचे तक इसको ले लेते हैं, इसलिए ताकि फॉर्मेट हमारे पास यही आ जाए। ठीक है, अब हमने एक नया यहाँ पे भर्ती किया तो उसको हमने एम्प्लॉय नंबर जो है उसको असाइन किया और उसके बाद उसका हम नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके लिखते हैं ताहिर, उसका नाम है, और ये जो है एडमिन डिपार्टमेंट में आ जाता है और ये हमारे पास मैनेजर का पोस्ट पे आ गया है और ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसकी ये आ रही है, तो इसने भी इसकी एज यहाँ पे निकाल दी है 46 ईयर्स और 3 मंथ्स, और इसी तरह उसकी सैलरीज यहाँ पे मेंशन हो गई। अगर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है इसको 78 करूँगा, तो अब आपके सामने यहाँ पे इसकी एज जो है वो भी 43 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है,
50,000 इसकी सैलरी है। अब आपने सिर्फ एम्प्लॉइज़ को इंटर करना है, नए एम्प्लॉइज़ आपके पास जितने आएंगे, और ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ये एज और सैलरी जो है ये कैलकुलेट होती रहेंगी। अच्छा, अब आपके मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ना हो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या हो, इन कॉलम्स के अंदर ये खाली हो, इनमें कुछ ना हो, ये 20,000 ना हो, 121 ईयर्स ना हो। तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो हम सिंपल एक काम कर लेते हैं कि इफ़ को कहते हैं, यहाँ पे इफ़ लगा देते हैं, और इफ़ को हम कहते हैं कि I6, इफ़ I6, ये I6 हमारे पास रेफरेंस है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये वाला काम करें, वरना लास्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, कामा के बाद हम डबल कोट्स को खाली यहाँ पे इंटर कर देते हैं और उसको इंटर प्रेस कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ तक नीचे ड्रैग करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे आपको जहाँ पे डाटा नहीं इंटर हुआ, जहाँ पे डाटा इंटर नहीं है, वहाँ पे आपको ये खाली नज़र आएगा, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमने 20,000 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और इफ़ का इजाफा कर देंगे, और उस इफ़ को हम फिर वही अगेन E6 करेंगे, और E6 को इक्वल कर देंगे हम सेलमैन के, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसमें सेलमैन लिखा हो, सेलमैन लिखा हो, तो उसके बाद जो है वो 20,000 कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ट्रू आ रही हैं, तो फॉल्स की सूरत में फिर क्या हो, उसको खाली छोड़ दे। तो डबल कोट्स के साथ हम खाली इंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको यस करके बाहर आ जाए करेंगे, ये कोई पैरेंथेसिस मिस होती हैं जिसकी वजह से ये मैसेज आ जाता है। अब अगर आप फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो अगर आपका डाटा यहाँ पे इंटर नहीं है तो फिर जो है वो आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये खाली है, ठीक हो गया। ये चूँकि हमने ऑलरेडी डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं, और डेटाबेस में हमने अब फील्ड्स इंसर्ट करनी है, और सारा कुछ हम ऑटोमेटिक फंक्शन के ज़रिए करेंगे, तो अब इसमें कोई गलती के गुंजाइश आपके पास रहेंगे नहीं। अब हम एक रिपोर्ट छोटी सी जनरेट कर लेते हैं, और रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ रिपोर्ट। इसका नाम क्या रखता हूँ, रिपोर्ट। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। राइट पे जाएं और यहाँ पे इसको रेड कलर कर दें, ठीक है। अब ये जो टैब है ये इसका कलर हो गया रेड। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है और डिजिग्नेशन है, इसके मुताबिक मैं एक रिपोर्ट क्रिएट करूँ, और रिपोर्ट मुझे क्या क्रिएट करनी है, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में मेरे पास इस डिजिग्नेशन के कितने एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम लगा लेता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ टोटल एम्प्लॉइज़, ठीक है। और इसको इसी तरीके से हमने डिज़ाइन करना है, तो जस्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। ओके, हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए डिपार्टमेंट की, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए डिजिग्नेशन पे, जहाँ पे हम इसको जब डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें और डिजिग्नेशन को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे हमें आ जाए कि इस डिपार्टमेंट में, इस डिजिग्नेशन में इतने लोग बैठे हुए हैं। ये हमारी आज की रिपोर्ट है। यहाँ पे देखें, हमारे पास डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन ये दो हैं, इन दोनों का हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को यहाँ से कॉपी करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, इनको इस शीट के आखिर पे ले जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। तो डाटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और माई डाटा है हेडर, तो इसको हम ओके कर देंगे। अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे सिर्फ वही आगे जो यूनिक है, इसको भी यही काम करेंगे, रिमूव करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट और माई डाटा है हेडर, और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसकी हमने सबसे पहले इन दोनों की लिस्ट्स बनानी है। लिस्ट्स, डिपार्टमेंट की लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। नेम बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें आगे सिर्फ इसका नाम रख देंगे, DPT मैंने रखा, इसको सेलेक्ट करेंगे DPT, ओके। अब इसका नाम हो गया। अब इसका भी नाम रखेंगे, और मैं इसका नाम रख देता हूँ DJ। मैंने सेलेक्शन के बाद नेम बॉक्स में गया और इसका नाम मैंने रख दिया DG, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ज़रिए हम एक बॉक्स बनाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे आप डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में आते हैं। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट क्रिएट करेंगे, F3 यहाँ पे प्रेस करेंगे सोर्स वाली जगह पे, और डिपार्टमेंट की लिस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है।
सेम आप यही काम यहाँ पे भी करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे सोर्स में आप F3 को प्रेस करेंगे और DG यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी लिस्ट है। इन दोनों के साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दोनों के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जब हम वैल्यू को इंटर करें तो यहाँ पे नज़र आता रहे। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ से एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्शन का और यहाँ से डिजिग्नेशन सेलेक्ट करता हूँ मैनेजर का। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल इस प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं। उसके लिए हमें जो फार्मूला, जो फंक्शन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो है काउंट इफ्स का। डबल लगेगा क्योंकि हमारे पास 2 क्राइटेरियाज आएंगे। इसको मैं साइज़ को इसको भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आता रहे। काउंट इफ्स और यहाँ पे कामा लगाने के बाद सबसे पहले हमें पूछता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारे पास डिपार्टमेंट के लिए ये है। डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे जाएंगे और ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद हम कामा लगाएंगे तो अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम फिर दोबारा देंगे, दोबारा क्राइटेरिया रेंज हमारे पास बनता है डिजिग्नेशन वाला, तो डिजिग्नेशन पे हम यहाँ पे आके सिलेक्शन करेंगे। अब जो क्राइटेरिया रेंज बनेगा वो बनेगा डिजिग्नेशन का और जस्ट आप इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो पता चला कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 मैनेजर दस्तयाब हैं। अगर हम यहाँ से डिजिग्नेशन चेंज करते हैं तो आपको पता चला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास 5 असिस्टेंट मैनेजर FO यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। फाइनेंस ऑफिसर जो है यहाँ पे अगर आप फाइनेंस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि आपके पास 5 फाइनेंस ऑफिसर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिएगा आपको फंक्शन पे आप एक दफ़ा फिर गौर करें। काउंट इफ्स का फंक्शन है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और वहाँ से हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज है वो D6 से लेकर D57 तक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा D कॉलम है और 56 तक हमारे पास हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है 57 तक। ये हमारे पास 57 हमारे पास रो है। इस तरीके से अगर आप डेटाबेस को मेंटेन करते हैं तो आप बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी से अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में काम करते हुए हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सेल को आप एज ए डेटाबेस मेंटेन करें और आप जितने भी काम करें उनको फार्मूला के ज़रिए, फंक्शंस के ज़रिए करें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।